Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a last section of Unit 1. Unit 1 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year Counseling Psychology students. This video is for you guys. मैंने इस यूनिट से ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें आपको हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इफेक्टिव काउंसलर की वो बताया, एंड देन काउंसलिंग गोल्स क्या होते हैं और गोल्स के फंक्शन क्या होते हैं ये बताया। आज हम समझेंगे कि काउंसलर का क्या रोल होता है जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात आती है। ऐसा क्या करना चाहिए काउंसलर को जब वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में काम करता है, क्या प्रोसीजर होता है पूरा काउंसलिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पढ़कर क्वालिफाई होना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर पाते हैं और प्रैक्टिकली करने के लिए कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। किस तरह से हमें आगे प्रोसीजर बढ़ाना पड़ता है या करना होता है, सो दैट हम अच्छे से क्लाइंट को हैंडल कर सकें और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आज का टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है, रोल ऑफ काउंसलर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन कर लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा काम ये होता है कि हम क्लाइंट को उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा परमानेंट चेंज लाना चाहते हैं क्लाइंट के अंदर, और ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जो उसकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, जो उसके लिए अच्छा है। तो हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसमें मेन आइडिया यही होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम परमानेंट निकालें। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, वो अगली प्रॉब्लम लेके फिर खड़ा हो गया आपके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो आगे भी लाइफ में होने वाली सिमिलर प्रॉब्लम्स को अपने आप से हैंडल कर सके। जो काउंसलर का एम होता है, जो वो चेंज काउंसलिंग प्रोसेस से लाना चाहता है किसी क्लाइंट के अंदर, वो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। जैसे कि क्लाइंट अवेयरनेस होना क्लाइंट के बारे में, या क्लाइंट को खुद के बारे में अवेयर होना पहला चीज़ है। दूसरा, हम क्लाइंट के बिहेवियर में चेंज करते हैं। पहले तो हमें क्लाइंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्लाइंट को भी खुद के बारे में पता होना चाहिए, नहीं कि काउंसलर को तो पता चल गया क्लाइंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि क्लाइंट के अंदर क्या इशू है। एंड देन सेकंड, उसका बिहेवियर चेंज लाएंगे हम। बिहेवियर चेंज का मतलब होता है कि क्या ऐसा एक्ट वो करता है क्लाइंट जिस वजह से उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, हमेशा से है उसकी लाइफ में। हम उसको एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उसके बिहेवियर में चेंज लाके, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता, और वो सोचता है कि वो टॉप कर जाएगा, तो इज़ इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो हमें पहले तो बच्चे को समझाना होगा कि आप कहाँ लैकिंग हो, उसको अवेयर कराना होगा कि अगर हमें कहीं अच्छा पढ़ना है या टॉप करना है तो क्या क्या चीज़ें उसको करना चाहिए, क्या उसको वो नहीं करता जिस वजह से वो नहीं अचीव कर पा रहा। दूसरा, अगर उसको ये बता दिया कि ये नहीं करने से वो नहीं अचीव कर पा रहा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बिहेवियर में चेंज लाना। मतलब जो नहीं कर रहा वो हम उससे करवाएंगे। ये बिहेवियर चेंज हो गया। एंड देन थर्ड होता है क्लाइंट की पोटेंशियलिटीज़ क्या क्या है, मतलब उसमें खूबियाँ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो किन की चीज़ों में अच्छा है, वो उसको बताना। एंड देन उसकी लिमिटेशंस भी उसको बताना। उसको खुद को पता होना चाहिए क्लाइंट के को कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और वो उन सब चीज़ों को लेकर अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है और हर एक इंसान में खामियां भी होती है। तो आप कैसे उसको हेल्प करेंगे, उसको कैसे समझने में हेल्प करेंगे कि कौन सी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। लाइक सपोज, अगर वो जो बच्चा है जो टॉप करना चाहता है, उसके बिहेवियर के अलावा ये भी है कि वो उसकी हेल्थ इश्यूज़ है, ऑब्वियसली वो उसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे? हम उसको एडवाइस देंगे कि रेस्ट कर करके पढ़े, कंसिस्टेंटली ना बैठे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो ऐसी चीज़ें हमें उसको समझाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू वोकेशनल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग।
वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग नाम से ही पता चल रहा है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था ये क्या होता है। तो इसमें मेन जो हमारा एम्फेसिस होता है, जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हम उसकी एक्चुअल जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हम उसके कलेक्ट करते हैं और उसको हेल्प करते हैं कि वो रैशनली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से अपने सेल्फ कंसेप्ट्स को क्लियर करे कि उसके खुद के बारे में वो क्या समझता है, खुद के बारे में उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, वो खुद पे कितना भरोसा रखता है, वो क्या अपने आप पर सेल्फ डाउट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हम वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग में बताते हैं, क्योंकि हम एक बच्चे को या एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन एंड वोकेशनल में हमें ये सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो उसके जॉब के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही चीज़ है। नाउ काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलर क्या करता है क्लाइंट के साथ, ये हमें देखना है। जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो अपनी, अब मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग की नहीं, सिंपल जो ओवरऑल काउंसलिंग होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओवरऑल काउंसलिंग में अगर हम देखेंगे तो जो काउंसलर होता है वो उसको हेल्प करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझे, उसको एक्सप्रेस कर सके कि क्या महसूस करता है क्लाइंट, क्या महसूस कर अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या बताना चाहता है, उसको क्या अपने प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा वो, ये सबसे पहली चीज़ है। तो हम उससे यही प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, प्रॉब्लम को एलैबोरेट करने के लिए बोलते हैं कि वो अच्छे से समझाए, क्लैरिफाई करे वो क्या महसूस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेकर। ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड होता है कि उसके पास कितने ऐसे रिसोर्सेज है जिनको वो यूज़ कर सकता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके पर्सनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज मतलब उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह जो हो गई, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं वो हो गई, एंड उसकी फीलिंग्स क्या क्या हैं उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसका डिज़ायरेबल चेंज क्या लाना चाहिए, डिज़ायरेबल एक्शन कैसा होना चाहिए, वो हम उसको अवेयर कराएंगे फिर। कि अगर सपोज वही हम एक ही केस लेके अभी चल रहे हैं अच्छे मार्क्स का, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसको क्या करना चाहिए अपना डिज़ायरेबल एक्शन अगर उसको करना है, यानी वो चाहता है कि नंबर अच्छे आना है, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली उसको पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें समझना चाहिए, चाहे वो कैसे भी समझे लेकिन समझना चाहिए। तो हम क्लाइंट को इस बात के लिए अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट है, हमें ऐसे तो हो नहीं जाता कि हमने उसको बोल दिया हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए तो हो जाता है। हमें पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा, हमें उसका टाइम टेबल बना के बताना पड़ेगा उसके साथ मिलके कि भाई तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे नहाते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, ये सारा उसका टाइम टेबल हमें नोट डाउन करवाना पड़ेगा। उसका टाइम सॉर्ट करना होगा कि इतने बजे बैठना ही होगा पढ़ने के लिए, इतने घंटे पढ़ना ही होगा, वो सब हमें उसको समझाना होगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है वो होता है कि अब जब हमने उसको पूरा टाइम टेबल बता दिया तो अब हम उसे बोलेंगे अब इसको फॉलो करो, और अच्छा अप्रोप्रिएट एक्शन वो उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे बढ़िया जो एक्शन हम कर सकते हैं उस टाइम टेबल को लेकर वो हम करेंगे और उसको बोलेंगे फॉलो करो इसको। नाउ कमिंग टू वोकेशनल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग और जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है उसमें फ़र्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ दोनों में फ़र्क क्या है, वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग में और दूसरा सिंपल काउंसलिंग में क्या फ़र्क है, हमें ये ध्यान रखना है। वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देखती है। कॉग्निटिव मतलब कैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, हम कैसे चीज़ें समझते हैं, हम कैसे किसी चीज़ को लर्न करते हैं, वो सारा कॉग्निशन में आ जाता है। तो कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है वो वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग में यूज़ होता है। और जो दूसरी जो काउंसलिंग होती है जो नॉर्मल एक पर्सनल इश्यूज़ को लेकर होती है, उसमें हमारा मेन जो होता है वो अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। अफेक्टिव मतलब किस तरह से महसूस करता है वो इंसान, फील कैसे करता है, वो अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, उसके बारे में हम काम करते हैं काउंसलिंग में। नाउ अब हम समझने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग का ही ज़्यादा है इसमें। तो काउंसलिंग प्रोसेस जब भी हम करते हैं, क्योंकि ये वोकेशनल वाले में भी यही सेम स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। ये हैकने एंड कॉर्मियर ने 1996 में कुछ स्टेजेस बताए थे जिसको जो एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस में ज़रूरी है, जो मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता रही थी कि हम समझ तो गए, हमने पढ़ तो ली सारी डिजीज़ेज एंड ऑल, लेकिन जब पेशेंट या क्लाइंट हमारे सामने आता है तब हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम यही सीख रहे हैं। इसके 4 स्टेप्स आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला होता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, यानी क्लाइंट के साथ हमें एक रिश्ता बनाना है। किस तरह से बनाना है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। सेकंड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोरेशन।
अब हम उसकी सेकंड स्टेप में जब हमने उससे अच्छा सा रिश्ता बना लिया, रिश्ता मतलब कि वो नहीं है कि आपने दोस्ती कर ली उससे, आपको एज अ काउंसलर ही उससे एक रैपो स्टैब्लिश करना है, आपको इस तरह से उससे घुल मिल जाना है कि वो सब कुछ आपको बताने में ईजी फील करे, उसको बोलते हैं रैपो। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि जो वो बोल रहा है वही प्रॉब्लम है या अंदर कहीं छुपी हुई प्रॉब्लम है जो उसको दिखाई नहीं दी वो, और उसको पूरा अच्छे से समझेंगे उसकी प्रॉब्लम को। थर्ड होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एंड फोर्थ होता है कि सोल्यूशन जो हमने निकाला प्रॉब्लम का उसको हम एक्ट करेंगे उस सोल्यूशन के ऊपर, और जब अगर एक्शन से फ़ायदा हो गया तो वो काउंसलिंग टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। नाउ अब हम डिटेल में समझेंगे, आपको ओवरऑल रफ आइडिया तो लग गया कि हमने क्या किया, उससे रैपो स्टैब्लिश किया, देन हमने प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, फिर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढे, एंड देन सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ के उसको रिजॉल्व कर दिया। बट अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि हर एक स्टेप में होता क्या है। फर्स्ट है, जब हम रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहला काउंसलर का काम होता है कि जब शुरू में इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, इनिशियल इंटरव्यू में क्या करते हैं, हम क्लाइंट के बारे में डिटेल पूछते हैं। क्लाइंट के बारे में हम ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट एक्चुअली क्या चाहता है, क्लाइंट को क्या, क्लाइंट का पूरा डिटेल, उसकी एज क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट से पूछते हैं इनिशियल इंटरव्यू में। उसको किसने भेजा हमारे पास, क्या किसने रेफ़र किया, क्या वो अपनी मर्ज़ी से आया, ये सारी चीज़ें इनिशियल इंटरव्यू में हमें लेना पड़ता है। नाउ जब हमने क्लाइंट के साथ ये वाला चीज़ कर लिया तो बहुत ज़रूरी है ऐसी बातें करते करते, यानी कि आपने एकदम से ऐसे इंटरव्यू लिया कि वो डर के भाग ही गया कि अरे बाप रे ये तो मुझसे कुछ और ही करने के चक्कर में है, ये मेरी काउंसलिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्यार से बीच बीच में बातों बातों में उससे ये सारी चीज़ें पूछनी है, उनको समझाना है कि काउंसलिंग में हमें ये डिटेल चाहिए होते हैं, तब हम आपकी और अच्छे से मदद कर सकेंगे। इस तरह से पूछ के उसको म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाना चाहिए जब आप ये बात कर रहे होते हैं क्लाइंट से। एंड देन एक खुल के कम्युनिकेशन करना है, ये नहीं कि वो डरे कि हाय मैं तो किसके पास बैठा हुआ हूँ अब पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट के साथ और उसको समझने की कोशिश होती है पूरे प्रोसेस में कि क्या 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 इश्यूज़ हैं उसके बारे में, या उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी पड़ती है। नाउ काउंसलर का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से, आप क्या आकड़ के बात कर रहे हैं, आप कहीं शेर तो नहीं बन रहे क्लाइंट के सामने कि आप दिखा रहे हो आई एम द बॉस वाला, वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड। आपको इस तरह से करना है जैसे आप उसी का ही रिफ्लेक्शन है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद को मिरर में देख रहा है और खुद से बात कर रहा है। इस तरह की फीलिंग क्लाइंट को आनी चाहिए जब वो आपसे बात करता है। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो आपका दो काउंसलर की दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्लाइंट को समझने के लिए, या वो क्लाइंट आपको अपनी खुद की बात आपको बताए, इसके लिए एक तो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आप कितने अटेंटिव हैं, उसको सुन रहे हैं, कितने ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं, आप कहीं बीच में उसको टोक तो नहीं रहे बार बार, ये नहीं करना चाहिए। आप उसकी बात को समझ रहे हैं, वो क्या बोल रहा है ये बहुत ज़रूरी है, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले के भी वीडियोस में बताई है, क्योंकि ये कई बारी चीज़ें रिपीट होंगी इन यूनिट्स में, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत छोटी दी हैं, जैसे कि पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड मतलब चाहे क्लाइंट अपने बारे में कितना भी गंद बता रहा हो, लेकिन आपको हमेशा उसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, रेस्पेक्ट देना है। एक्यूरेट एम्पैथी, आपको बहुत ऐसा समझना है जैसे कि वो आप ही की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि इस प्रॉब्लम को दूसरा नज़रिया भी तो है देखने का, उसको बोलते हैं एक्यूरेट एम्पैथी। एक होती है प्राइमरी एम्पैथी, दूसरी होती है एक्यूरेट एम्पैथी। तो एक्यूरेट एम्पैथी में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का क्या इस प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता है, और उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो इस प्रॉब्लम का दूसरा एस्पेक्ट भी है। नाउ जेन्युइननेस होना बहुत ज़रूरी है, आप दिखावा नहीं करेंगे, आप जो हैं आप वो बताएं कि आप क्या हैं। बताएं मतलब आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इतनी एज की हूँ, ये सब नहीं करना है। जेन्युइननेस का मतलब है कि आपको बहुत ऐसा जैसे आप घर में अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, बिल्कुल आपको वैसे रहना है। आपको दिखावा नहीं करना, आई एम द साइकोलॉजिस्ट एंड ये एंड वो सब नहीं शो ऑफ नहीं करना है।
नाउ काउंसलर को ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है, ओपननेस, कि जो भी वो बोल रहा है आराम से ठंडा होकर सुनो, चाहे आपका वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ना हो, चाहे आपके वो बिलीव्स ना हो, लेकिन आपको ओपन होना पड़ेगा। आप उसकी बात सुने, आराम से ठंडे होकर सुनिए, चाहे वो आपको कितनी भी हजम क्यों ना हो रही हो या नहीं भी हो रही हो, तो भी आपको सुनना है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्लाइंट की वैल्यूज़ को समझ पाएंगे, क्लाइंट के बिलीव्स को समझ पाएंगे। नाउ क्लाइंट काउंसलर जो होता है वो जो है जब सुन लेगा क्लाइंट की बात, तो उसको फिर इलिसिट करके बताएगा, उसको क्लाइंट के सामने बोलेगा कि अच्छा तो आपके साथ ये मतलब उसी को रीफ्रेमिंग करके बताना पड़ता है, जिसे पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं। हम वो चीज़ उस क्लाइंट के सामने रखते हैं और फिर हमें आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसा हुआ होगा, क्लाइंट को फीलिंग क्या आई होगी, ये सारी चीज़ें हमें पता चलने लग जाती है। नाउ और जो रिलेशनशिप के बारे में मैं बताऊं, क्लाइंट एंड काउंसलर के बारे में जो इन्होंने बताया, वो ये कि ये अपना क्लाइंट अपना गोल अच्छे से अचीव कर ले, अब जो वो चाहता है अपनी ज़िंदगी में वो उसको मिल जाए, इसके लिए क्लाइंट और काउंसलर की रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जितनी अच्छी हमारी रिलेशनशिप होगी उतना ज़्यादा क्लाइंट अपने गोल तक पहुंचने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या वो पहुंच ही जाता है, ये भी कह सकती हूँ मैं। सो जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में होने वाला रिलेशन को हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इससे उसकी जो रिलेशनशिप सिर्फ क्लाइंट काउंसलर के साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी उसकी ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो सकती है। दूसरे लोगों के साथ भी वो वही सेम चीज़ अप्लाई कर सकता है जो उसका काउंसलर के साथ रिलेशनशिप जिस तरह से डेवलप हुआ है, वो सीखेगा आपसे। और जो काउंसलर है उस क्लाइंट को हेल्प भी कर सकता है कि कैसे वो अपने और रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकता है दूसरों के साथ। और जो उसके जो अनरियलिस्टिक रेस्पिरेशंस, कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट के रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से होती है वो कुछ और होती है, जब जो अनरियलिस्टिक होती है। लाइक आप पड़ोसियों से ये थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पड़ोसी आपको आके आपके हैप्पी बर्थडे में विश करें। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि वो कोई आपके दोस्त थोड़ा ना है, बेस्ट फ्रेंड थोड़ा ना है जो आके आपको विश करेंगे। सो या आप कई कई पड़ोसी करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पड़ोसी नहीं भी करते, तो क्या आप ये अनरियलिस्टिक होता है थॉट प्रोसेस कि भाई सब करेंगे मुझे, मैं तभी मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं। तो वो चीज़ें काउंसलर ही समझाता है कि क्या रियलिस्टिक है और क्या अनरियलिस्टिक है। काउंसलर अगेन, काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमेशा क्लाइंट की ज़रूरत को समझे, जितना हो सके उतना समझे कि क्या ज़रूरत है क्लाइंट की, क्या नीड्स हैं, और उसको हेल्प करे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे कि क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्लाइंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करे, और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालना भी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंसलर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो क्लाइंट को हेल्प करता है, बातें करते करते उसको बताने की कोशिश करता है क्लाइंट को कि वो अब आइडेंटिफाई करे कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, और वो हमें भी बताए कि अब उसको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब वो ये चीज़ महसूस कर लेगा तो वो एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो सोल्यूशन भी समझने आने लगता है कि सोल्यूशन क्या होगा। नाउ इसमें इन्होंने यहाँ पे गोल्स भी दिए हैं इनिशियल काउंसलिंग इंटरव्यू के टाइम पे, काउंसलर के क्या गोल होने चाहिए एंड क्लाइंट के क्या गोल होने चाहिए, ये दोनों ही इन्होंने बताया है हमें। जैसे कि अगर काउंसलर के गोल की बात करें तो हमारा सबसे पहला चीज़ होता है कि हम क्लाइंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें और उसको कंफर्टेबल फील कराएं, उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो घर के माहौल में है, बिल्कुल खुल के बात कर सकता है अपने, जैसे वो दोस्तों से खुल के करता है उस तरह की का उसको महसूस होना चाहिए आपके पास। दूसरा, जो काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा, क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि ये कैसे क्लाइंट और काउंसलर दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। क्लाइंट ऐसा ना समझे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए, काउंसलर को प्रॉब्लम बोल के बोले कि जाओ चलो आंसर निकाल के देना ज़रा इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मिलके आपस में डिस्कस करेंगे, काउंसलर एंड क्लाइंट, एंड म्यूचुअल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है वो हमें क्लाइंट को बताना होगा और उसको ये भी समझाना होगा कि दोनों की जिम्मेदारी है। थर्ड, हम उसकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फैसिलिटेट करने का मतलब भी वही है कम्युनिकेशन को, कि उसको ईजी फील कराएंगे कि वो खुल के कुछ भी बोल सके आपके सामने, हेसिटेट ना करे। नेक्स्ट,
क्लाइंट के जो भी कंसर्न्स है हम एक बार फिर से क्लाइंट से वेरीफाई करेंगे, उसको बताएंगे कि हम दोनों ने मिलके आपकी ये प्रॉब्लम ढूंढी है क्या, और क्या यही प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, ये हमें क्लाइंट से पूछते रहना चाहिए। और ये काउंसलर की ही ड्यूटी होती है कि उससे पूछे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट होता है जो काउंसलर का रोल होता है वो ये कि क्लाइंट के साथ मिलके एक असेसमेंट डाटा तैयार करे। असेसमेंट डाटा मतलब एक तो क्लाइंट से बातचीत करके जो हमें पता चला, फिर हमने उसके ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट किए, वो उससे हमें पता चला, उन सबको मिला के एक हमारे पास पूरा डाटा तैयार हो जाता है जो असेसमेंट डाटा माना जाता है। वो उसको हम देखेंगे क्लाइंट के साथ मिलके और एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस का कि कैसे हमारी काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। ये वही चीज़ है जो काउंसलर का काम होता है। ना क्लाइंट का क्या रोल है इसमें? क्लाइंट का रोल है कि वो काउंसलिंग प्रोसेस को पहले तो समझे। सबसे पहली चीज़ कि उसको समझना होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस चलती कैसे है और उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ये काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो क्यों आया है, काउंसलिंग के लिए क्यों आया है। हमें सबसे उससे ये भी पता करना होगा कि क्या वजह है कि उसको काउंसलिंग के लिए आना पड़ा है और क्यों वो हेल्प लेना चाहता है। एंड थर्ड होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको असेस करना, उसको हेल्प ये हमारी ये काउंसलर के साथ मिलके हेल्प करेगा काउंसलर की ये समझने के लिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसकी खुद की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सेल्फ के बारे में भी वो हेल्प करेगा असेस करने के लिए। सेकंड जो है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अगेन देखिए इस पर पिंक हाईलाइट है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट होता है इसका मतलब होता है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आएगा एग्जाम में, तो इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक जो पिंक से हाईलाइटेड है, जिसमें हमसे ये बोला गया है कि बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं, क्या किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है जो काउंसलर होता है वो हमेशा अटेंडिंग बिहेवियर दिखाना चाहिए। ये नहीं कि आपके सामने क्लाइंट बैठा और आप इधर उधर झांक रहे हैं, अपना मोबाइल में ढूंढ रहे हैं चीज़ें और देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, किसी तीसरे इंसान को देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी अटेंटिव। और अपने क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं क्लाइंट से, जो उसकी प्रॉब्लम्स को और समझने में हेल्प करेगा। जो भी वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, लाइक सपोज पढ़ने की बता रहा है, तो आप पूछेंगे कि आपका घर का माहौल कैसा है, क्या आपको पूरा सपोर्ट मिलता है पढ़ने के लिए, क्या आपकी स्टडी टेबल कहाँ रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने से हमें एक सिनेरियो तैयार हो जाता है, हमें पता चल जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें उससे पूछना होगा क्वेश्चनिंग वे में, और उससे जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट से निकालना पड़ता है और लेना पड़ता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के ना हो जिससे उसको शर्म लगे, उसको ऐसा लगे कि ये तो मुझे धमकाया जा रहा है इनडायरेक्टली, इस तरह का डर नहीं पैदा होना चाहिए क्लाइंट के अंदर। तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पोलाइट और बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल होने चाहिए, जिससे उसको बहुत कंफर्ट मिले, वो घबराए नहीं। जो काउंसलर अगेन काउंसलर और क्या करता है, काउंसलर जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहा होता है तब उसको क्लाइंट के साथ बहुत हार्मनी बना के रखना है, यानी प्यार प्यार मोहब्बत से बात करनी है क्लाइंट के साथ, और उसको समझने की कोशिश करना है, उसको पूरी इज्जत देनी है, और अंदर से भी और बाहर से भी। चाहे उसके ऊपर की प्रॉब्लम तो हमें समझने की कोशिश करनी है, उसके अंदर डीप रूटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी समझने की कोशिश करनी है। अब डीप रूटेड का क्या मतलब होता है? डीप रूटेड का मतलब जो है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, यानी कि बचपन का कोई एक्सपीरियंस हो गया या कोई हादसा हो गया, इस तरह से। हमें ये बहुत इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम है जो क्लाइंट ने बताई है क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो में स्टार्ट कर रही थी तभी भी मैंने उस टाइम प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया था। तब मैंने आपको बताया था कि हमें ये भी ढूंढना है कि क्या जो वो प्रॉब्लम बोल रहा है वही प्रॉब्लम है, या क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कुछ और भी प्रॉब्लम छुपी हुई है जो हमें उसने बताई नहीं है और है वो प्रॉब्लम। तो वो हमें निकालना पड़ेगा। और जितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन काउंसलर निकाल सकता है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, चाहे वो असेसमेंट से क्यों ना मिले, हमें करना होगा जिससे हम उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकें। और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो 3 हेडिंग्स में लाई करती है एक्चुअली। एक होता है टाइम डायमेंशन में हमें प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, दूसरी फीलिंग डायमेंशन में ढूंढनी है, और तीसरी कॉग्निटिव डायमेंशन में ढूंढनी है। टाइम डायमेंशन अब आ गया पास्ट, जिसके बारे में बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले।
क्लाइंट का पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उसके लाइफ पे जिसने इम्पैक्ट डाला है, पुराना कुछ ऐसा हो जिसके जो हादसा या कुछ ऐसी बात जो उसे अब भी याद आती है और वो घबरा जाता है या परेशान हो जाता है। दूसरा, एट प्रेजेंट डायमेंशंस भी हमें देखना है कि क्या अभी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और उसकी वजह से उसकी दिनचर्या ख़राब होती है, लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब हो रहा है। फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी हमें देखना है, ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जो उसको घेरे हुए हैं और उसको ठीक से उसका हल नहीं मिल पा रहा, वो भी हमें इसमें देखना है। नेक्स्ट है फीलिंग डायमेंशन, हमें देखना है कि वो किस तरह का महसूस करता है, उसके इमोशंस कैसे हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, वो किस तरह का महसूस करता है, वो हो गया फीलिंग डायमेंशंस। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव डायमेंशन होता है कि क्लाइंट कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, किस तरह से वो सोचता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और किस तरह से वो आज तक कोप कर पा रहा है अपनी प्रॉब्लम से, किस तरह की कोपिंग स्टाइल है उसकी, मतलब कैसे प्रॉब्लम से बाहर आता गया है और वो कितना सही से डिसीजन ले पाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये भी हमें देखना है। क्लाइंट कितना तैयार है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्या वो वाकई चाहता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना या ऐसे धक्के धुक्के खा के आ गया, घर वालों ने बोला जा काउंसलिंग करा के और बैठ गया आके और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कितना रेडी है नई चीज़ें सीखने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी हमें देखना होता है। नाउ जो काउंसलर होता है वो कुछ टेस्ट भी यूज़ कर सकता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, सो दैट उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके या और भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोस कर सके। सो जितनी भी हमने उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जो भी हमने टेस्ट लिए उन सबको मिला के जो ओवरऑल पिक्चर बनती है क्लाइंट को समझने के लिए, वो हमें हेल्प करती है पता करने के लिए कि हमें आगे कैसे करना है, एक्शन कैसे करना है। कुछ स्टेजेस हैं जो काउंसलर फॉलो कर सकते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोरेशन में। वो क्या है? सबसे पहली है हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, डिफाइन दी प्रॉब्लम। जो काउंसलर है क्लाइंट के साथ मिलके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा दोनों तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से और ओवरऑल तरीके से हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं और कितने टाइम से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वो हम पता लगाएंगे। दूसरा, जब प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई हो गई कि प्रॉब्लम ये है, तो हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना मतलब कि अच्छे से समझेंगे, उसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे कि प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में लेंगे, उसकी डिटेल केस स्टडी देखेंगे और उसके कुछ टेस्ट भी कराएंगे जिससे हमें पता चलेगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट करा के कि क्या कितने ज़्यादा डीप रूटेड है ये प्रॉब्लम, ये हमें पता चल जाएगा। एंड देन जितनी भी हमें थर्ड स्टेप है इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन। जो भी हमने उसके टेस्ट किए या उसने खुद की अपनी प्रॉब्लम बताई या हमने डिस्कस करके निकाला, ओवरऑल जितना भी हमने एक्शन किया है इन प्रॉब्लम को इकट्ठा करने के लिए, प्रॉब्लम के बारे में समझने के लिए, उन सबको एक साथ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इकट्ठा करके एंड फिर पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि इसकी प्रॉब्लम ये हमें एक्सप्लोर करके पता चली है और क्या चेंजेस काउंसलर को लाना चाहिए, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो उसके आड़े आ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। नाउ थर्ड स्टेप इज़ प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम प्लान करेंगे कि प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगेन इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जो काउंसलर को फॉलो करने होते हैं। पहला है डिफाइन दी प्रॉब्लम। जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हमने क्लाइंट के साथ बैठ के, यानी काउंसलर ने क्लाइंट के साथ बैठ के प्रॉब्लम समझ ली, उसके सारे पर्सपेक्टिव देख लिए, तो हम समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑल द सॉल्यूशंस। अब हम प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन जितने भी हैं सारे लिस्ट डाउन करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस भी लिस्ट डाउन करेंगे जो क्लाइंट सोच रहा है अरे ये तो हो सकता है, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, लेकिन हाँ हो भी सकता है। अगर वो कंफ्यूज्ड है तो भी हमें लिस्ट डाउन करना है। जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो लिस्ट डाउन करना है। अगर काउंसलर को समझ में आ रहा है कोई कि हाँ कोई ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो भी सजेस्ट करना है और हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर लेंगे, सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन कर लेंगे। थर्ड स्टेप इज कंसिक्वेंसेस देखना है, एनालिसिस ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशन। मतलब कि जो भी सोल्यूशंस है उन सबके कंसिक्वेंसेस हम देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। कंसिक्वेंसेस मतलब आउटपुट, क्या क्या होगा अगर हमने ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन किया तो क्या होगा। यानी कि सपोज बच्चे की पढ़ाई का ही हम केस लेके चल रहे हैं इस वीडियो में, तो मान लो कि बच्चा पढ़ने बैठ गया, हमें मालूम है, हमने उसको बोल दिया तुम्हें पढ़ना है। अब उसके सोल्यूशन क्या होते हैं? या तो वो दिन में 2 घंटा ही पढ़े, एक दिन में सुबह 2 घंटा पढ़ लिया, दैट इज डन। या हम उसे ऐसा बोलें कि आधा घंटा
एक टाइम पे पढ़ लो, फिर तो एक आध घंटे के गैप के बाद फिर आधा घंटा पढ़ लो, ऐसे करके हम सोल्यूशन बताएं। अब इनमें के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली अगर बच्चा 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहा है वो थक जाएगा, फिर वो बुक ही नहीं छुएगा, बोर हो जाएगा, फेड अप हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ वो रुक रुक के करता है तो ये जो फेड अप होने वाली बात है ये क्या है? कंसिक्वेंस है, रिजल्ट हुआ। रिजल्ट क्या आया 2 घंटे पढ़ने का? वो कंसिक्वेंस हो गया। तो और अगर उसने रुक रुक के पढ़ाई की तो क्या हुआ? वो पूरे दिन आराम से फ्रेश मोड में पढ़ता रहेगा, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, मे बी वो 2 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ ले इसी तरीके से। तो ये कंसिक्वेंसेज हो गए कि प्रॉफिट किस में। तो हमें वो कंसिक्वेंसेज भी हर सोल्यूशन के देखने होंगे, एनालाइज करना होगा, एंड देन प्रायोरिटाइज दी सोल्यूशन। एक सोल्यूशन जो हमें सबसे बेस्ट लगता है वो हम ढूंढेंगे, उसमें से कंसिक्वेंसेज एनालाइज करने के बाद, और उसके ऊपर हम फिर एक्शन करना शुरू करेंगे। क्लाइंट उसके ऊपर काम करेगा, और इस उससे कि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हम उस सोल्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब पूरा डिस्कशन वगैरह होगा और फिर एक्शन होगा। अगर जो हमने सोल्यूशन ढूंढा है वो सही चल रहा है, जैसा हमने गाइड किया था वैसा ही चल रहा है, क्लाइंट सही से वो समझ गया है कैसे करना है, वो रियलाइज़ कर गया है कि उसको इस तरह से एक्ट करना है, तो काउंसलर जो है वो उसको उसी काम को करने के लिए पुश भी करेगा और कुछ टेक्निक्स भी बताएगा जो उसको बार बार फॉलो करनी है। अगर उसने गलती करी है तो हम उसे कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, काउंसलर उसको बता भी सकता है, नहीं तुमने तो ऐसा बोला था और तुम कर ऐसे रहे हो, ये भी बताना पड़ेगा। फिर उसके उस करने से उससे क्या रिजल्ट आ सकता है वो भी हम समझाएंगे, एंड देन एनकरेज करेंगे जो भी ऐसी चीज़ों को जिससे वो उसको फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ों के लिए हम उसको हमेशा एनकरेज करेंगे। मतलब बिल्कुल माँ बन जाना है, जैसे माएँ होती है ना, बेटा ऐसे कर ले वैसे कर लो, ऐसे उसको थोड़ा सा क्लाइंट को अच्छे से संभालना है। नाउ लास्ट है सोल्यूशन एप्लीकेशन एंड टर्मिनेशन। अब जब हमने सोल्यूशन के बारे में सारा कुछ देख लिया और डिस्कस भी कर लिया, आप रियल लाइफ का में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस सोल्यूशन को, उसके लिए हमें क्लाइंट को काउंसलर एनकरेज करेगा। अब क्लाइंट ने जब देख लिया सोल्यूशन ये है प्रॉब्लम का और वो डिटरमिन्ड है कि हाँ अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो अब क्लाइंट एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होगा, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना मतलब रियल लाइफ में यूज़ करेगा प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। और जो काउंसलर है वो क्लाइंट के कांटेक्ट में रहेगा, क्लाइंट फॉलो अप के लिए भी आएगा, बार बार बताएगा कि उसने दिए गए एडवाइस पे और दिए गए सोल्यूशन पे एक्ट किया। अगर वो फ़ायदा हुआ तो वो वैसे ही करता रहेगा, नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे सोल्यूशन पे काम करेंगे। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे और उसको एनकरेज करते जाएंगे, उसको सपोर्ट करते जाएंगे। काउंसलर्स बीच बीच में फ़ोन करके या मैसेज करके, ईमेल के थ्रू हम पूछते रहेंगे क्लाइंट से कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। जब काउंसलर बिल्कुल श्योर हो गया कि क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्लाइंट डील करने लगा है अपनी प्रॉब्लम से और वो बहुत मैक्सिमम पॉसिबल वे में डील कर पा रहा है, तो अब हमें काउंसलिंग टर्मिनेट करनी पड़ेगी। टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना, दी एंड कर देना। तो अच्छा, जब टर्मिनेशन होता है तभी भी हमें ध्यान रखना है कि टर्मिनेशन वन साइडेड भी हो सकता है, म्यूचुअल भी हो सकता है, या हम भी स्टॉप कर सकते हैं काउंसलिंग। 3 चीज़ें हो सकती हैं। यानी हो सकता है क्लाइंट बोले कि हाँ सोल्यूशन तो निकल गया, छोड़ो मारो गोली, कौन जाए एक सेशन में, कौन पैसे दे, और मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, है ना। ऐसा भी करते हैं, टर्मिनेशन के लिए भी नहीं जाते हैं ठीक से, उनको अटैचमेंट होता है, सब होता है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। तो एक साइडेड ऐसा भी हो सकता है। म्यूचुअल तब होता है कि वो टर्मिनेशन का जो लास्ट सेशन होता है उसमें क्लाइंट आता है, मिलता है, थैंक्स गिविंग होती है, आपस में डिस्कशन होता है कि हमने पूरे टाइम पे कैसे कैसे काउंसलिंग शुरू की थी और हम कहाँ पहुँच गए, हमारी अचीवमेंट क्या थी, वो सब मिलके एंड कुछ मेमोरीज क्रिएट की जाती हैं काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में। एंड देन ये भी हो सकता है कि काउंसलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर इस चीज़ को एंड करे। अगर क्लाइंट ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है काउंसलर से तो ये स्ट्रिक्टली भी बंद कर सकते हैं काउंसलर, बट सॉलिड रीज़न होना चाहिए उसके पीछे, क्योंकि उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है क्लाइंट के ऊपर। सो इस तरह से फिर काउंसलिंग प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और पूरे मेन पॉइंट जो लास्ट सेशन में है, लास्ट सेशन जो होता है टर्मिनेशन का, उसमें पूरा डिस्कशन होता है, समराइज होता है कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट चला था, वो काउंसलर को कंक्लूड करना पड़ता है उस तरह से। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1, जिसमें हमने सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर मेंशन करें। इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको
डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट आपको वीडियो में दिखता है। कभी कभी मैं नहीं बता पाती, लेकिन अगर आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है तो मतलब वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और जो आपको अगर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख आपको पता करनी है कि कौन से सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ सब्जेक्ट कोड देख लें, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। एंड मैंने पूरे सीक्वेंस से लगाए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके यूनिट वाइज एंड ब्लॉक वाइज आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आता होगा और आपको यूज़फुल भी लगता होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग आई एम द परफेक्ट वन और आई नो एवरीथिंग, आई डू मेक मिस्टेक्स, और अगर मैं मिस्टेक्स करती हूँ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ टू द नीडी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।